Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd January 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about Genetic Engineering Appraisal Committee. This topic is important from our syllabus GS Paper 3 Environment point of view. इस करंट डेवलपमेंट को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड या जीएम क्रॉप्स वो होते हैं जिनके डीएनए को, जीन्स को ऑल्टर कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू डेवलप डिजायरेबल ट्रेट्स। जैसे मान लीजिए क्रॉप है, उसके जीन्स में कुछ और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जैसे बैक्टीरिया वगैरह के जीन्स को उसमें इन्फ्यूज कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि इस क्रॉप की जो जीन एडिटिंग की गई, इससे इस क्रॉप के अंदर कुछ नए डिजायरेबल ट्रेट्स डेवलप हो गए। फॉर एग्जांपल, इट माइट बिकम रेजिस्टेंट टू पेस्ट्स। अब इसके ऊपर उस तरीके से जो पेस्ट्स हैं वो अटैक नहीं कर पाएंगे जो जनरली नॉर्मल क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हो सकता है आफ्टर दिस जीन एडिटिंग इस क्रॉप की न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ जाए, अगर ये एडिबल प्रोड्यूस देता है तो, जैसे फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स देता है तो हो सकता है न्यूट्रिशनल कंटेंट भी बढ़ा सकता है जीन एडिटिंग के बाद। ओवरऑल ईल्ड भी यानी कि ओवरऑल प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है। सो दीज आर सम डिजायरेबल ट्रेट्स दैट कुड बी अटेन्ड वंस अ क्रॉप इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। ऐसे क्रॉप्स को कहा जाता है जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हु जीन्स या डीएनएज हैव बीन ऑल्टर्ड। बट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर के अभी भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं कि इनका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। वो ठीक से अभी उसको लेकर के क्लैरिटी नहीं है। देयर इज वाइड स्प्रेड डिबेट डिस्कशन गोइंग अराउंड जीएम क्रॉप्स अक्रॉस द वर्ल्ड। कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन जीएम क्रॉप्स का हमारे हेल्थ के ऊपर, अगर हम उनको कंज्यूम करते हैं तो हमारे हेल्थ के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है इन लॉन्ग रन। इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक कंसर्न्स भी हैं। जैसे अब नॉर्मल क्रॉप्स क्या होते हैं, जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स होते हैं वो अपने सीड्स खुद ही डेवलप करते रहते हैं। तो क्रॉप्स in their later phase of life they give seeds in order to regenerate themselves। तो नया सीजन के क्रॉप ग्रो करने के लिए पुराने सीजन के क्रॉप सीड्स दे देते हैं। बट ये जो जीएम क्रॉप से हैं, ये इनको कहा जाता है अ, आप कह सकते हैं फाइनल या फिर लिमिटिंग क्रॉप्स। लिमिटिंग क्रॉप्स इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि इनके जो क्रॉप्स होते हैं वो नए जनरेशन के क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए सीड्स नहीं देते हैं। तो हर बार इनके लिए जो सीड्स हैं वो हमें खरीदना होगा, हमें मतलब हमारे फार्मर्स को खरीदना होगा फ्रॉम सम कॉर्पोरेट्स हु आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ सच जीएम क्रॉप्स। तो ये एक लॉन्ग रन में कंसर्न हो सकता है। आई होप आप ये बात समझ रहे हैं। जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल क्रॉप है तो ये क्रॉप खुद ही सीड दे देता है जिसकी मदद से हम अगले सीजन के क्रॉप्स लगा सकते हैं। बट ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, दे डू नॉट गिव सीड्स दैट कुड बी यूज टू रीजनरेट दीज क्रॉप्स इन नेक्स्ट सीजन। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनके सीड्स को हमें बार बार खरीदना होगा उन कंपनियों से जिन्होंने ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के सीड्स डेवलप किए हैं और उसको लेकर के पेटेंट कराया हुआ है। तो लॉन्ग रन में कुछ ही कंपनियां ऐसी हो जाएंगी जिनके पास तमाम जीएम क्रॉप्स होंगे, जीएम क्रॉप्स के सीड्स होंगे, और फिर हमें उनसे खरीदना होगा, हमारे फार्मर्स को उनसे खरीदना होगा। एंड दैट कुड हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द फार्मर्स। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं जीएम क्रॉप्स को लेकर के। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जीएम क्रॉप्स को लेकर के कि इन लॉन्ग रन दे माइट एंड अप रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। तो अलग अलग जो फ्लोराज और फौनास, खासकर यहाँ बात कर रहे हैं फ्लोराज की, तो अलग अलग फ्लोराज की जो डाइवर्सिटी यानी कि पेड़ पौधों की जो डाइवर्सिटी है वो ये जीएम क्रॉप्स लॉन्ग रन में घटा सकते हैं। कैसे, जरा देखते हैं। ये इमेज मैंने पिछले साल भी जुलाई महीने के एक एनालिसिस में करके आपको दिखाया था। समझिए, देखते हैं। मान लीजिए कि एक फार्मर है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इस्तेमाल कर रहा है फार्मिंग के लिए। तो अब इसके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर पेस्ट जो हैं वो जल्दी अटैक नहीं कर पाएंगे। दे वॉन्ट बी एबल टू eat these crops, destroy these crops. But in that process, many of such pests will die, but some of them will survive. Those who have survived, they will evolve over a period of time. वो जो थ्योरी है
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की। So the fittest one will survive for a longer period of time. They will breed further, and these pests who have survived now, they might not be able to attack the GM crops, but these evolved pests would be easily able to destroy the normal natural crops who are not genetically modified. इस तरीके से होगा क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर एक फार्मर को जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का ही इस्तेमाल करना होगा, एंड नेचुरल या नॉर्मल क्रॉप्स जो नेचुरली आते हैं हमारे नेचर के तरफ से, उनको ग्रो कर पाना संभव नहीं होगा। एंड दिस इज हाउ in long run there would be only GM crops around, and that would be reduction in biodiversity. So that is one major concern associated with GM crops use over a long period of time, that it may lead to reduction in biodiversity. इसी कारण से जीएम क्रॉप्स के एप्लीकेशन को लेकर के भारत में एक बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाया गया है कि आप जीएम क्रॉप्स को ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओनली दो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन बी यूज्ड दैट आर गिवन अप्रूवल टू बी यूज्ड। और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के यूज के लिए जो अप्रूवल देने वाली बॉडी है उसका नाम है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। इट इज एक्चुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, GEAC। यहाँ पे मैंने गलती से अप्रूवल लिख दिया, इट विल बी अप्रेजल, आई विल रेक्टिफाई। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस बॉडी के पास पावर है टू रेगुलेट मैन्युफैक्चरिंग, यूज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। किसी भी तरीके के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्लांट, क्रॉप या और भी किसी तरीके के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, उनके प्रोडक्शन, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, हर तरीके के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करने का पावर है इस बॉडी के पास, GEAC के पास, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इट इज GEAC विच अल्टीमेटली गिव्स फाइनल टेक्निकल अप्रूवल कि कौन से जीएम क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन से जीएम क्रॉप का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और एक बार जब टेक्निकल अप्रूवल दे देता है GEAC, देन एनवायरनमेंट मिनिस्टर गिव्स द फाइनल अप्रूवल फॉर द यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। This GEAC, Genetically Engineering Appraisal Committee, it has been created under Environment Protection Act of 1986. That means this GEAC is a statutory body. कानून से बनाया गया बॉडी है, ये कानून द्वारा बनाया गया एक बॉडी है। भारत के अंदर कौन कौन से जीएम क्रॉप्स अभी अवेलेबल हैं? एक है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन का पूरा नाम है बैक्सिलस थनंजेनेसिस कॉटन। इसको बैक्सिलस थनंजेनेसिस कॉटन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो नॉर्मल कॉटन है उसके साथ, उसके जीन्स के साथ जीन्स ऐड किए गए हैं बैक्सिलस थनंजेनेसिस बैक्टीरिया के, जिसकी मदद से बीटी कॉटन बनाया गया है। बीटी कॉटन को डेवलप करने वाली, इसके सीड को डेवलप करने वाली कंपनी का नाम है, यूएस बेस्ड सीड कंपनी है मॉन्सैंटो। यही मॉन्सैंटो ने बीच में ये जो टर्मिनेशन सीड्स हैं बीटी कॉटन के, टर्मिनेशन सीड्स का मतलब ये सीड्स खुद ही, इनके आने वाले जो प्लांट्स हैं वो नए सीड्स नहीं देते हैं। तो मॉन्सैंटो ने एक बार बीटी कॉटन के सीड्स का प्राइस काफ़ी बढ़ा दिया था, जिसको लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था फार्मर्स द्वारा। तो ये एक इकोनॉमिक कंसर्न है। इसको डेवलप किया है मॉन्सैंटो ने इन एसोसिएशन विद महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी, शॉर्ट में कहें तो माइको। ये जो बीटी कॉटन है, इसका फायदा क्या है कि नॉर्मल कॉटन की तुलना में बीटी कॉटन के ऊपर एक तरीके का पेस्ट होता है पिंक बॉलवर्म, वो अटैक नहीं कर पाता। ये बॉलवर्म होता है नॉर्मली एक तरीके का पेस्ट है जो नॉर्मल कॉटन को डिस्ट्रॉय कर देता है, बट ये बीटी कॉटन को उतना डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। बीटी कॉटन इज द फर्स्ट एंड ओनली GM क्रॉप दैट हैज बीन गिवन अप्रूवल टू बी यूज्ड बाय GEAC। उसके अलावा बीटी ब्रिंजल भी बनाया गया बाय दिस ओनली, माइको ओनली, इन कोलैबोरेशन विद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इसको GEAC ने 2007 में अप्रूवल दिया था, बट बाद में कुछ हेल्थ कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए GEAC ने वापस इसको ब्लॉक कर दिया 2010 में। सिमिलरली बीटी या आप कह सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, जिसका नाम DMH11 है, ये HT मस्टर्ड भी है, सब टेक्निकल नाम है फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप। तो दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप, टेक्निकल नाम है इसका DMH11। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई उसका नाम है बार्नीज या बार स्टार टेक्नोलॉजी। इसके मदद से जो मस्टर्ड क्रॉप है दे कैन डू सेल्फ पॉलिनेशन। इससे होता क्या कि मस्टर्ड क्रॉप की ईल्ड काफ़ी गुना बढ़ जाती है। बट इस DMH11 के यूज़ को लेकर के भी काफ़ी कंसर्न्स हैं कि इसका बायोडाइवर्सिटी पे निगेटिव असर पड़ सकता है।
2017 में जीईएसी ने इसके यूज के लिए अप्रूवल दिया था, बट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया। The point is कि right now the only GM crop that is allowed to be used is BT cotton. BT brinjal भी है, HT mustard या DMH11 भी है, but they have been stayed या blocked by one or the other body. BT brinjal पे GEAC ने ही लिमिटेशन लगा दिया, ब्लॉक कर दिया 2010 में, और HT मस्टर्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया इन 2017 ओनली। करंट न्यूज जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, ये जीईएसी के अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं, इन्वायरमेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, टेक्निकल फील्ड्स के एक्सपर्ट होते हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने हाल फिलहाल में कुछ रूल्स में बदलाव किए हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स अंडर जीईएसी। अब जो भी एक्सपर्ट मेंबर जीईएसी के अंतर्गत अपॉइंट किए जाएंगे, उनको ये इंश्योर करना होगा कि दे डू नॉट हैव एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी। कैसा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है? मान लीजिए किसी एक मेंबर का खुद का कुछ शेयर है इन दिस कंपनी से माहेको। अब वो तो मेंबर चाहेगा ही कि बीटी ब्रिंजल को अप्रूवल मिल जाए जल्दी से जल्दी। ये हो गया कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, दैट member who was having share in this company Mahico might not be able to think in independent and fair manner कि आम जनता के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो सच सिचुएशन इज नोन एज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो किसी भी मेंबर का विथ रेस्पेक्ट टू एनी ऑफ द जीएम क्रॉप दैट इज अंडर कंसिडरेशन, ये चीज इंश्योर कराने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रूल्स में बदलाव किए हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ द एक्सपर्ट्स अंडर जीईएसी। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने साल 2018 में ये प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा एक सिंपल सा प्रश्न मैंने आपको बना करके दिया है जीएम क्रॉप्स के ऊपर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर। सिंपल ही है, जो हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे आप जवाब लिख सकते हैं। कुछ करंट की बातें लिख दीजिएगा, और जो भी क्रॉप्स अभी अप्रूवल दे दिए गए हैं या जिनको अभी होल्ड लगाया गया उनका थोड़ा जिक्र कर कर बाकी सारे जवाब आप आराम से बना सकते हैं। Try this question on your own. You will be able to write the answer easily. The next topic is about Ramesh Chand panel constituted by the government. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए, इन्फ्लेशन जिन स्टूडेंट्स को मैं इकोनॉमी की क्लास में पढ़ा चुका हूं, उनके लिए टॉपिक बड़ा आसान होने वाला है। जिनको नहीं पढ़ाया मैंने, उनको थोड़ा वेट करना होगा, बट जितना हो सके उतना समझने की कोशिश कीजिए। इन्फ्लेशन का डेफिनेशन क्या हमने देखा है क्लास में? इट इज इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। एक या दो आइटम के दाम को बढ़ने को इन्फ्लेशन हम लोग नहीं कहते। व्हेन वी विटनेस इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी आइटम इन द मार्केट, देन वी से कि देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, या दूसरा डेफिनेशन हो सकता है फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। बोथ आर वन और द सेम थिंग। फिर हमने ये इमेज भी देखा है क्लास में कि सप्लाई चेन, कोई भी सामान जब हम तक पहुंचता है तो किन किन स्टेजेस से होकर के गुजरता है। प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करता है, फिर वो होलसेलर तक पहुंचता है, फिर रिटेलर तक पहुंचता है, और रिटेलर से वो सामान हम तक पहुंचता है। फॉर एग्जांपल हम बात कर ले अनियन की, तो प्रोड्यूसर यानी कि फार्मर उसको प्रोड्यूस करेगा, फिर वो होलसेलर तक पहुंचेगा, फिर रिटेल सप्लायर्स के पास जाता है और वहां से हमारे पास आता है। अब जब किसी भी सामान का ये है सप्लाई चेन, तो उसके तीन तरीके के दाम होंगे। एक दाम होगा प्रोड्यूसर प्राइस, वो प्राइस जिस पे प्रोड्यूसर होलसेलर को बेचता है। दूसरा होगा होलसेलर प्राइस, जिस पे होलसेलर रिटेलर को बेचता है। और तीसरा होगा रिटेल प्राइस या कंज्यूमर प्राइस, जिस पे रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है। और किसी भी सामान के जब तीन दाम हो सकते हैं, तो उनके दाम में इंक्रीज, जिसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन, वो भी तीन लेवल पे हो सकता है। अगर प्रोड्यूसर लेवल पे चीज़ों के दाम बढ़ें तो उस महंगाई को कहा जाता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स्ड इन्फ्लेशन। होलसेल लेवल पे चीज़ों के दाम बढ़े तो उसको कहा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स्ड इन्फ्लेशन। और रिटेल लेवल पे चीज़ों के दाम बढ़े तो उसी को कहा जाता है रिटेल इन्फ्लेशन या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स्ड इन्फ्लेशन। भारत के अंदर अभी जो इन्फ्लेशन मेजर की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग, वो है ये सीपीआई इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, एंड डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन। भारत के अंदर पीपीआई इन्फ्लेशन अभी मेजर नहीं की जाती है। अब इसी से संबंधित है करंट न्यूज। भारत सरकार ने 18 मेंबर पैनल बनाया है, हेडेड बाय नीति आयोग मेंबर रमेश चंद जी। और इस पैनल को दो मेन काम दिए हैं। एक,
तो WPI इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए जो मौजूदा बेस ईयर है 2011-12, उसको 2022-23 तक शिफ्ट करना है। लेकिन उसको शिफ्ट करने के बाद जो आइटम्स WPI कैलकुलेशन के लिए लिए जाते हैं, उन आइटम्स को क्या क्या वेटेज असाइन करना होगा, वो अब रीस्ट्रक्चरिंग करने का काम दिया गया है इस रमेश चंद पैनल को। तो आपको याद है ना, 697 आइटम्स होते हैं WPI में, और फिर उनको 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, कोर आइटम्स। तो इस तरीके से जो 697 आइटम्स हैं, उनका अब कुछ ना कुछ तो वेटेज बदलेगा, क्योंकि बेस ईयर शिफ्ट किया जा रहा है 2011-12 से 2022-23 तक। तो क्या नया वेटेज दिया जाएगा टू द आइटम्स ऑफ WPI, क्या होना चाहिए, ये काम दिया गया है रमेश चंद पैनल को स्टडी करने के लिए। और दूसरा, रमेश चंद पैनल को यह भी काम दिया गया है कि वो स्टडी करें कि कैन वी स्विच फ्रॉम WPI टू PPI। देखिए, CPI तो हम लोग कैलकुलेट करते ही हैं, CPI इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं। दैट इज वाई RBI को अंडर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट भारत सरकार ने निर्देश दिए हैं कि दे हैव टू कीप tab on CPI inflation and they must keep CPI inflation between 4 plus minus 2%, यानी कि 2% to 6%. All such things we have studied in the class. I hope you are able to recall. तो CPI तो इंपॉर्टेंट है ही, बट WPI की जगह पे क्या PPI हमें कैलकुलेट करना चाहिए? ये मैंडेट भी दिया है भारत सरकार ने कि rather than calculating WPI, why should we not be using calculating PPI if we have to keep a tab on inflation? तो दो अगर इन्फ्लेशन पैरामीटर्स को मेजर करने हैं, तो शुड इट बी WPI एंड CPI और शुड इट बी CPI एंड PPI? दैट इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन पुट बाय द गवर्नमेंट टू दिस रमेश चंद पैनल। इस पैनल को अपने रिकमेंडेशंस 18 मंथ्स के अंदर सबमिट करने हैं। क्यों PPI पे स्विच करना चाहती है सरकार? देखिए, PPI हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम WPI। PPI measures average change in the price at the producer level and it excludes indirect taxes। तो indirect taxes में कोई बदलाव अगर लाया भी जाता है तो उसका PPI इन्फ्लेशन पे कोई असर नहीं पड़ता है। प्लस PPI includes services also but WPI does not। WPI includes only goods। This also we discuss in the class कि CPI includes goods and services but WPI includes goods only। क्यों? क्योंकि जो गुड्स होते हैं उन्हीं का ये सप्लाई चेन बनता है। सर्विसेज में तो ये सप्लाई चेन बनेगा ही नहीं। सर्विसेज में होलसेलर, रिटेलर जैसा कोई सप्लाई चेन बनेगा ही नहीं। तो सब सर्विसेज के लिए या तो प्रोड्यूसर प्राइस होगा, नहीं तो रिटेल प्राइस होगा, राइट। तो दैट इज हाउ PPI इंक्लूड सर्विसेज ऑल्सो व्हाइल WPI हैज गुड्स ओनली। क्यों स्विच करना चाहते हैं हम लोग PPI तक? बाय रिप्लेसिंग इट WPI। WPI को रिप्लेस करके हम PPI क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश PPI एंड CPI मेजर करते हैं, दे डोंट टेक WPI। तो इट इज इन लाइन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट। ये जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट है, ये एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जो डेवलप किया गया है फॉर कंपाइलिंग द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये SNA इसी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे या इसी के आइडिया के बेसिस पे GDP कैलकुलेशन में भी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस को स्विच किया गया था साल 2015 में। SNA इट इज एन इंटरनेशनली अग्रीड अपॉन फ्रेमवर्क फॉर कंपाइलिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी मेजरमेंट। इसको डेवलप किया गया है बाय इंटर सेक्रेटेरिएट वर्किंग ग्रुप ऑफ नेशनल अकाउंट्स, और इस इंटर सेक्रेटेरिएट वर्किंग ग्रुप ऑफ नेशनल अकाउंट को बनाया है IMF ने, यूरोपियन यूनियन ने, OECD, यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर के। SNA वाली बात याद रखिएगा। GDP कैलकुलेशन में भी SNA के सजेशंस के बेसिस में ही फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे स्विच किया गया है, और SNA के सजेशंस के हिसाब से वी शुड बी टेकिंग PPI नॉट WPI। और दुनिया के ज्यादातर देश इसको फॉलो करते हैं, दे टेक PPI एंड CPI फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। सो इंडिया इज ऑल्सो कंसिडरिंग द सेम, और उसी के लिए बनाया गया है ये रमेश चंद पैनल। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about in-flight internet. This topic is important from our syllabus GS Paper 3 Science and Technology point of view. तो देखते हैं कि फ्लाइट के अंदर कैसे वाईफाई काम करता है और कैसे इन फ्लाइट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है। तो देखिए, जो पैसेंजर्स हैं फ्लाइट के अंदर, वो कनेक्ट कर सकते हैं विथ डिफरेंट वाईफाई एंटीनास गिवन इन द केबिन ओनली। तो केबिन के अंदर ही कई सारे वाईफाई सिस्टम्स लगाए होते हैं फ्लाइट के अंदर,
और पैसेंजर्स उन वाईफाई एंटीना से कनेक्ट कर सकते हैं, और वो वाईफाई एंटीना जो है, वो सारे के सारे वाईफाई एंटीना, दे अल्टीमेटली गेट कनेक्टेड टू एन एंटीना दैट इज ऑन द टॉप ऑफ द एयरक्राफ्ट। यहाँ पे तो सबके अपना वाईफाई है, आप कह सकते हैं रूटर है, वाईफाई रूटर, जिससे पैसेंजर कनेक्ट करेगा। और वो रूटर जो है, वाईफाई रूटर, सब के सब कनेक्टेड होंगे एंटीना से जो इस एयरक्राफ्ट के टॉप पे है। और ये एंटीना फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन रिले करेगा सैटेलाइट्स को, और सैटेलाइट्स फिर इंफॉर्मेशन भेजेंगे टेलीपोर्ट्स या ग्राउंड स्टेशंस को, और टेलीपोर्ट्स से फिर डेटा सेंटर, डेटा सेंटर से इंटरनेट सेंटर्स, और इंटरनेट पे फिर वहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन क्रिएट किया जाएगा। यहाँ से फिर डेटा सेंटर्स पे जाएगा इंफॉर्मेशन, और फिर यहाँ से वापस से इंफॉर्मेशन कुड बी सेंट टू द एयरक्राफ्ट। सो इस तरीके से जैसे हम लोग अभी ग्राउंड पे रह करके इंटरनेट सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही एयरक्राफ्ट के अंदर भी इंटरनेट सर्विसेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। It's just that the response signals are slightly weaker, and that is why in-flight Wi-Fi is slower as compared to the ground Wi-Fi and ground internet. Current news ये है कि Air India has become first Indian airline to offer Wi-Fi internet connectivity on select domestic and international flights. तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अब जनवरी शुरू हो चुका है, तो हाल फिलहाल की छोटी छोटी खबरें भी प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। पूछ लेंगे कि कौन सा एयरक्राफ्ट, कौन सी एयरलाइंस ने हाल फिलहाल में, इंडियन एयरलाइंस ने वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है ऑन बोर्ड। आंसर वुड बी एयर इंडिया। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हर साल नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिया जाता है बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये 5 तरीके के अवार्ड्स दिए जाते हैं टोटल। सबसे महत्वपूर्ण होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। उन स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है एटलीस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। अर्जुना अवार्ड, ये भी उन स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है फॉर 4 ईयर्स। तो आप कह सकते हैं कि अर्जुना अवार्ड से सुपीरियर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। फिर अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम होता है, वो उनको दिया जाता है जो रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक स्पोर्ट्स को अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू द आउटस्टैंडिंग कोचेस हु हैव प्रोड्यूस्ड एग्जेम्पलरी स्पोर्ट्स पर्सन। एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड ट्रॉफी, इट इज गिवन टू ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अभी साल 2024 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं 4 लोगों को। यही याद रखेंगे, अर्जुन अवार्ड तो 18 लोगों को दिए गए, तो सबके नाम तो रट नहीं सकते। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड याद रखिए, डी गुकेश चेस चैंपियन, इनको मिला है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी कैप्टन, इनको मिला है। प्रवीण कुमार पैरालंपियन, इनको मिला है। मनु भाकर शूटर, जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर मेडल्स लाए हैं, ब्रोंज मेडल्स लाए इस साल शूटिंग में, उनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा 1 and 3। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीम कोटेड यूरिया, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ये जो स्टेटमेंट है थर्ड, यहाँ पे ये ओनली के कारण गलत हो गया। आई एम सो सॉरी, करेंटली इंप्लीमेंटेड ऑल के कारण गलत हो गया। इट इज नॉट इंप्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल द स्टेट्स। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ इसका जवाब होगा टीएम कृष्णा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।